बच्चों, मैं हूं सुनील। मैं आपका अपनी क्लास में स्वागत करती हूं। तो आज मैं प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूं, जो कि टीजीटी, पीजीटी और एलटी की परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और मुझे प्रैक्टिस सेट मिला है, तो ये लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। और 100% इसे 50% आने ही आने हैं। इस पूरे सॉल्वर पेपर से यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 50% तो आना ही आना है पेपर में। आइए देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्तनी वाले प्रश्न हमको बहुत फंसाते हैं। तो शुद्ध वर्तनी है, देखिए कौन कौन सा। प्रफुल्लित, प्रादेशिक, प्रामाणिक, पौरुष, इसमें कौन सा है। तो देखिए प्रफुल्लित नहीं होता, प्रफुल्लित होता है। प्रादेशिक नहीं होता, प्रादेशिक होता है। प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। तो इसमें पौरुष सही है। क्या सही है? पौरुष। तो सही उत्तर क्या हो गया? डी। आइए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका क्या है। तो दूसरा प्रश्न है शुद्ध वर्तनी। ये भी शुद्ध वर्तनी से संबंधित है। अब देखिए प्रतिस्पर्धा क्या होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, देखिए प्रतिस्पर्धा। अब देखिए इसमें आधा धा है और दा रा है। प्रतिस्पर्धा, इसमें बड़ी की मात्रा इसलिए गलती हो गया। इसमें दा कर दिया गया, आधा धा कर दिया गया, ये भी गलत है। प्रतिस्पर्धा इसमें क्यों गलती है। इसमें बाद में तो धा है, लेकिन इसमें ता में बड़ी की मात्रा इसलिए अशुद्ध हो गया। तो आपका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा सी। कौन सा होगा? वो होगा सी, प्रतिस्पर्धा। आइए देखते हैं भूख का तत्सम है। भूख का तत्सम क्या हो सकता है? तत्सम पूछ रहा है, तो तत्सम भूख का आपका होगा। देखिए भू भूच्छा नहीं हो सकता, भू भूच्छा होता है। भू भूच्छा। अब देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे हुआ है, वहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा तो सही है, लेकिन इस पर भा पे छोटी ऊ की मात्रा लगा दिए हैं। फिर यहाँ पे दोनों भूभूच्छा कर दिए हैं, ये भी गलत है। होना क्या चाहिए? वहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा, भा पे बड़ी ऊ की मात्रा और छा, भूभूच्छा होना चाहिए। तो सही उत्तर सी है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं कि कबीर किस भाषा का शब्द है। अब देखते हैं कबीर किस भाषा का शब्द है। अरबी का, फारसी का, तुर्की का, पुर्तगाली का। तो सीधे सीधे इसमें ए सही है। कबीर जो है अरबी भाषा का शब्द है। कल की चिंता वह करे जो बेरोजगार है। वाक्य किस प्रकार का। देखिए सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या कोई नहीं। तो इसमें कौन सा है? सरल वाक्य है। कल की चिंता वही करें जो बेरोजगार है, वाक्य है सरल। आइए देखते हैं आगे। पुल्लिंग शब्द है, इसमें से पुल्लिंग शब्द पूछ रहा है कि कौन सा है। योग्यता, संविदा, भाषा, नाटक, इन चारों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग जो है आपका कौन सा हो सकता है? संविदा। कौन हो सकता है? बी, संविदा, क्योंकि योग्यता पाई जाती है, भाषा बोली जाती है, नाटक जारी है। देखिए ये तीनों आ रहा है ना, बड़ी की मात्रा। योग्यता पाई जाती है, पाई जाती है ना, स्त्रीलिंग हो गया। भाषा बोली जाती है, नाटक जारी है, लेकिन संविदा पर कर्मचारी रखे गए, रखी गई नहीं होता, इसलिए पुल्लिंग कौन सा है? संविदा है, डी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है, देखिए जो आपका अगला प्रश्न है ये सेवन। क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या करे जो दंतहीन, विष रहित, विनीत, सरल हो। में अलंकार कौन सा है। देखिए अलंकार पूछ रहा है इसमें। तो अलंकार कौन सा होगा इसमें? अनियोक्ति। ये किसी अन्य के लिए कहा जा रहा है, इसलिए तो क्योंकि क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या करे जो दंतहीन, विष रहित, विनीत, सरल हो। अब इसमें देखिए सांप की बात नहीं, सर्प की बात नहीं हो रही है। और गरल क्या सर्प ही है ना, भुजंग सर्प ही है, लेकिन दंतहीन, विष रहित, विनीत, सरल हो। अब ये किसके लिए घुमा दिया गया कि दंतहीन हो, सर्प कैसा हो, विष रहित हो, विनीत हो, गरल हो। ठीक है, और ये सब किसके लिए है? सर्प के लिए नहीं, किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो इसलिए कौन सा अलंकार होगा? अनियोक्ति अलंकार होगा। फिर डाक घर शब्द है, सीधे सीधे डाक और घर पूछ रहा है ना, तो ये कौन सा संकर शब्द हो जाएगा? दो शब्दों से मिलकर बना है। तद्भव शब्द है, तद्भव। अब देखिए तत्सम नहीं पूछ रहा है, सीधे सीधे तद्भव। तो भिक्षा क्या है? भीख मांगना तद्भव हो जाएगा, लेकिन भिक्षा तत्सम है। वारिद, वारिद भी तत्सम है आपका। शिक्षा भी तत्सम है। तो बचा कौन सा? रास। आपका रास क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। आइए देखते हैं शब्द व्युत्क्रम। क्या देखते हैं? शब्द व्युत्क्रम। इसको बहुत पढ़ाते थे मैं अपनी क्लास में बहुत पढ़ाती हूँ। सत्य का सही वर्तनी विशेषण। यदि जो है व्युत्क्रम आप जान जाएंगे कि शब्द कैसे क्रम में रखा गया है, कैसे अक्रम होता है इसका, तो आप संधि, समास ये सब कभी गलत नहीं करेंगे। तो देखिए ऐसे लिखा जाता है ना, ये सा है, तो ये जो सा है, सा में आ छिपा हुआ, तो देखिए ये सा में आ निकल गया, तो आधा सा बचा। अब देखिए आ हो गया। अब फिर आधा ता है, ये है, आधा ता हो गया। अब आधे ता में भी हलंत इधर लग जाएगा। फिर देखिए या है ना, तो ये या हमने बताया कि आ से मिलकर बना है, तो आधा हो जाएगा। आ बाहर निकल गया, अब आ बचा। अब देखिए इस तरह कहाँ आ रहा है? आधा सा प्लस आ, ता, फिर प्लस या, फिर आ, कहाँ आ रहा है? अब देखिए छोड़िए, इसमें तो सा है, इसमें देखिए इसमें क्या है? इसमें आधा सा तो है, आ भी है, आधा ता है, लेकिन या पूरा कर दिया गया, या पूरा कर दिया गया, ये गलत हो गया। इसमें आधा सा है, आ है, आधा ता है, आधा या है और आ है। देखिए इसमें सा
पूछा गया है ना इसमें से। आगे आपका कि देखिए जैसे हमने बताया था आधा सा आ, फिर आधा ता, फिर आधा या आ। वेरी वेरी गुड, यही सही है आपका, यही सही होगा। और इसमें देखिए पूरा सा कर दिया गया है, पूरा या कर दिया गया, ये गलत है, ये भी गलत है। इसमें देखिए ढूंढिए, इसमें ये ता पूरा कर दिया जबकि ता नहीं है, तो इसलिए सही कौन सा हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा बा। आइए यमुना को कहते हैं, यमुना को रवि तनया भी कहते हैं, तरनी तनुजा भी कहते हैं, अर्कजा भी कहते हैं, मतलब सभी सही है। वो आंसर आपका हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न जो है वो कौन सा है, 12th यानी 12वां प्रश्न आपका है कि ये देखिए ऐसे कुछ चिन्ह है ना, तो ये इसको क्या कहते हैं, लुप्त चिन्ह कहते हैं, त्रुटिपूर्ण चिन्ह त्रुटिपूर्ण चिन्ह कहते हैं। यह चिन्ह इंगित करता है किसको, योजक चिन्ह को, अल्प चिन्ह को, पूर्ण विराम को, नहीं त्रुटिपूर्ण को। त्रुटि विराम को किसको करता है, त्रुटिपूर्ण की। आप वाक्य लिख रहे हैं और बीच में छूट गया तो इसको हंस पद भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको हंस पद भी कहते हैं। और ये बीच में क्या होता है, आप लिख रहे हैं कि जैसे राम, देखिए 1 मिनट के लिए, राम को घर जाना है, घर जाना है। अब यहाँ पे क्या है, राम को लिख दिया, घर नहीं लिखा, जाना है। अब लिख दिया राम को जाना है। अब यहाँ लिखना है कहाँ जाना है, घर जाना है। तो ये देखिए नीचे को रहेगा तो ऊपर आपका हो जाएगा कि घर जाना, जो छूटा है वर्ण वही कर देंगे, तो ये त्रुटिपूर्ण के लिए होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्न पर। तो अगला आपका शुद्धि से संबंधित प्रश्न है। आइए देखते हैं शुद्ध वाक्य, देखिए पढ़िए इसको मेरे साथ। बैल और बकरी घास खाती हैं। अब देखिए बकरी तो है, लेकिन ये बैल और बकरी जहाँ बहुवचन होता है वहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं होता, बल्कि वो पुल्लिंग में बदल जाता है। तो बैल बकरी घास खाती है नहीं होगा। यहाँ पे है बैल और बकरी घास चरती है, चरती तो होगा ही नहीं। और बैल और बकरी घास चरतों हैं, ये भी गलत है, मतलब ये तीनों गलत हो गए। सही कौन सा है, बैल और बकरी घास चरते हैं। ठीक है, शायद, आगे बढ़ते हैं हम। शायद आज वर्षा हो किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए शायद आज वर्षा हो, शायद शब्द आया ना, शायद क्या होता है, ना तो मिश्र वाक्य ये, ना प्रश्न, कोई प्रश्न तो होता है ना कि कौन आया कौन गया, क्या करोगे क्या खाओगे क्या, ये सब होता है प्रश्नवाचक। आज्ञाकारी आज्ञा है नहीं कि तुम विद्यालय जाओ, तुम पढ़ो, तुम खाओ, ये आज्ञा होती है। तुम उठ जाओ, तुम बाजार जाओ, ये आपका आज्ञावाचक होता है। लेकिन ये यहाँ क्या शायद लगा दिया, तो संदेहबोधक वाक्य। जैसे किसी ने पूछा कि पिताजी आए हैं, मम्मी पूछी तो आपको 8 से मिले, लेकिन आप क्या कन्फर्म नहीं है, तो आप क्या कहते हैं कि शायद, लेकिन आप अभी क्लियर नहीं है तो इसलिए शायद लगा देते हैं कि शायद आए हैं, यानी संदेहबोधक है। कला प्रिया है, कला प्रिया क्या है, शारिका। कला प्रिया क्या, ना तो वनते होगा, न श्यामा होगा, ना वासंती। कला प्रिया शारिका, कला प्रिया की जो पात्र है वो शारिका है। लंबोदर में समास पाया जाता है, बहुव्रीहि समास पाया जाता है। काव्य अलंकार सूत्र वृत्त किसकी रचना है। क्या पूछ रहा है आपसे कि काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति किसकी रचना है। तो सीधे सीधे इसको कह देंगे, इसमें कुछ नहीं करना, वामन की रचना। किसकी वो रचना है, वामन की। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8वें प्रश्न पे चलते हैं। आपका 18वां प्रश्न है क्या, शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा। देखिए हमने इसको पढ़ाया था शब्दकोश, आप बाद में अन आ पढ़ते हैं, लेकिन जो शब्दकोश है वहाँ अन फिर आहा, अन आहा फिर का से शुरू, उससे फिर आ से शुरू होता है, फिर कहाँ से शुरू होता है, छोटा बड़ा से। फिर अब का के पहले क्या आता है, का के पहले छा आ जाता है, का के पहले क्या आता है, छा आता है। इस तरह एक क्रम होता है, वो बाद में आपको पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ हमें जानना है। देखिए अन आहा भी बताया ना, तो ये अन पहले आया, ये नहीं तो आप गलत कर देती आ कर देंगे, लेकिन नहीं, ये यानी ये अन पहले आया, उसके बाद दूसरे शब्द में देते हैं। देखो गा है ना और खा, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, पहले आँख आएगा, फिर दूसरे स्थान पे खा के क्या आ गया, गा आ गया, ये आ गया दूसरे, ये पहला हो जाएगा क्रम में, ये दूसरा हो जाएगा। अब यहाँ माँ, देखिए पढ़िए, अब क्या हो जाएगा, इन दोनों में आपको देखना है कि माँ पहले आता है कि हाँ आता है। तो आप इसको देखिए कौन सा आता है पहले, तो पहले हाँ आता है आपका, पूछा क्या गया, सबसे बाद में माँ आता है। पढ़ लीजिए, पा फा बा भा माँ, ठीक है। और ये आगे पापा बाबा माँ, या रा लावा शाह खा शाह हा हा। अब देखो हाँ बाद में आया ना, तो ये क्रम बाद में हो जाए। सबसे बाद में कौन सा आ रहा है आपका, तो आ रहा है डी, आहट, आहत, ठीक है। अब क्रम आपको बता दिए हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक के तत्व हैं, तो बच्चा सभी हैं। कथा वस्तु है, अभिनेता है, रस है, क्योंकि रस तो नाटक के प्राण होते हैं। और नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाट्य शास्त्र है किसकी, भरत मुनि की रचना। किसकी है, भरत मुनि की रचना है। और सबसे पहले क्या हुआ, यहीं से काव्य का प्रारंभ हुआ, यहीं से नाटक का उदय हुआ, यहीं से नाटक का उदय हुआ। और नाटक के प्राण होते हैं रस, नाटक के क्या होते हैं, प्राण होते हैं, नाटक के प्राण रस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक के जो तत्व होते हैं, देखिए अभिनेता बिना अभिनय नहीं किया जा सकता, कथा वस्तु बिना कथा नाटक को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, और रस ना डालें तो कोई भी उसे शायद सुनना और देखना पसंद नहीं करेगा। इसलिए ये सभी उपर्युक्त सभी होते हैं। मैं तो गिरधर के घर जाऊँ, गिरधर म्यारो, मैं तो गिरधर के घर जाऊँ। आइए बढ़ा लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लें।
मैं तो गिरधर के घर जाऊँ, गिरधर म्यारो साँचो प्रीत, देखत रूप लुभाऊँ। इस पद में काव्य है कौन सा? तो देखिए जहाँ पर श्रृंगार होता है, जहाँ ओज होता है वहाँ, जहाँ वीर रस होता है वहाँ ओज गुण होता है, और जहाँ श्रृंगार होता है वहाँ माधुर्य होता है। जहाँ श्रृंगार होता है वहाँ माधुर्य और प्रसाद साधारण वाक्यों के लिए प्रयोग होता है। आइए देखते हैं तो यह उत्तर क्या हो जाएगा। आप उत्तर जाने की नहीं, माधुर्य होगा, ए होगा। आइए देखते हैं, विहंग भुअंगम तन वशय, मंत्र लागे कोई, राम वियोग जीवे तो बौरा होई में अलंकार कौन सा? देखिए कहा विहंग बोल रहा है ना आपसे, क्या बोल रहा है बताइए। विहंग भुअंगम तन वशय, विहंग भुअंगम तन वशय, तन वशय, तन के समान नहीं बताया बल्कि तन वशय कह दिया। विहंग को भुअंगम, विहंग भुअंगम तन वशय, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी, राम के समान वियोगी नहीं बल्कि राम वियोगी जीवे तो बौरा हो। तो इसमें सीधे सीधे मान लिया गया, इसलिए रूपक अलंकार है। शनिचरी पात्र है, शनिचरी किस रचना की पात्र है? तो कसाईवाड़ा। किसके? सीधे सीधे आप बताएंगे, कसाईवाड़ा की। निराला की साहित्य साधना के किस भाग में निराला की कथा वस्तु है? निराला की साहित्य साधना तो सीधे कहते हैं दूसरे भाग में कथा वस्तु है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आपका पूरा हुआ कितना? 23। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए सॉरी, बच्चों आ रहे हैं बस आपके सामने। 23 तक हुआ था, बाकी 24 पे चलते हैं। तो 24वां आपका है राजनीति का विश्लेषण है। राजनीति का विश्लेषण नहीं, सॉरी विशेषण पूछा गया है, तो राजनीति का विशेषण राजनीतिक हो जाएगा। हरी घाटी किसका यात्रा वृत्त है? तो हरी घाटी किसका यात्रा वृत्त है? रघुवंश का है। फिर धनी का विलोम शब्द है, धनी का सीधे सीधे निर्धन हो जाएगा। हिरण्यगर्भ का पर्याय, हिरण्यगर्भ किसको कहा जाता है? ब्रह्मा जी को कहा जाता है, उनका पर्यायवाची है। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। गहरे पानी में स्नान करना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अच्छी प्रकार से सिर धुलना या डूबने से बच जाना। तो देखिए इन चारों में से कौन सा सही है? तो सही कौन? सहनशीलता की सीमा टूटना। कहते नहीं क्या बहुत हो गया, सिर से पानी गुजर गया, तो कौन सा सही हो गया? सही हो गया आपका सहनशीलता की सीमा टूट जाना। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे आपका है घुटने टेकना, मुहावरे का अर्थ है घुटने टेकना, हार मान लेना। घुटने टेकने का अर्थ क्या हो जाएगा सही? घुटने टेकना यानी हार मान लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आँख के अंधे नाम नयन छो, गुणों के विरुद्ध नाम होना, गुणों के विरुद्ध नाम होना। जुर्माना तनख्वाह किस शब्द का है? जुर्माना और तनख्वाह किस शब्द का है? तो ये दोनों किसका है? फारसी का। दोनों किसका है? फारसी शब्द है। लिफाफा किस भाषा का शब्द है? लिफाफा आपका अरबी भाषा का शब्द है। किसका? लिफाफा अरबी का। जुर्माना और तनख्वाह आपने किसका बताया? फारसी का। निम्न में से एक वचन है, देखिए एक वचन कौन सा? विचारों, भाषाओं, अच्छे, मनुष्यों, इनमें से एक वचन कौन सा है? तो विचारों। देखिए ये तो पहले ही पता चल रहा है ना, भाषाओं, मनुष्यों, ये सब बहुवचन है। बचा क्या? अच्छे। अच्छे आपका एक वचन है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लखनऊ किस बोली में आता है? जो लखनऊ है वो किस ब्रज भाषा में आता है? बघेली में आता है, तो बुंदेली में आता है, या अवधी में आता है? तो सीधे सीधे इसको कहेंगे लखनऊ आपका बुंदेली में आता है। किस में आता है? बुंदेली भाषा में आता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपका प्रश्न है, आगे आपका 36वां प्रश्न है, किसके हृदय पर आघात हुआ तो वाक्यांश के लिए, जिसके हृदय पर आघात हुआ तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, कौन सा होगा बताइए? मर्माहित, मर्माहत, मर्माहुत, मर्माहूत, कौन सा हो जाएगा? तो मर्माहत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मर्माहत। आइए जात वाचक संज्ञा नहीं, जात नहीं है। देखिए नदी क्या है? नहीं पूछा गया। आप देखिए यहाँ पे नहीं ना, नदी क्या है? क्योंकि पूरा नदी पूछा गया। पर्वत है, हिमालय है, झील कौन सा? जाति वाचक नहीं है पूछा गया है ना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? बताइए हिमालय, सॉरी झील है, झील जाती है, हिमालय नहीं है, क्योंकि पर्वत तो है, पर्वत का नाम है हिमालय, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, कि डी जो है हिमालय, सीधे हिमालय पर्वत। ठीक है, नदी जातवाचक है, पर्वत जातवाचक है, झील जातवाचक है, लेकिन हिमालय पूछ लिया गया। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? हिमालय पर्वत। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है अनिल ने सीमा के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक कौन सी है? इसमें से भाववाचक संज्ञा है मित्रता। इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी आपकी? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी मित्रता। लिपि का विशेषण है, लिपि का विशेषण कौन सा हो सकता है? तो आपका लिपिबद्ध, लिपिबद्ध हो जाएगा। लिपि का विशेषण लिपिक नहीं होगा, लिपिबद्ध हो जाएगा।
और विशेष के पहले विशेष के बाद किसका प्रयोग किया जाता है? विशेष के पहले और विशेष के बाद किसका विशेषण का प्रयोग किया जाता है? सीधे सीधे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? पूछा गया। देखिए, आग का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, वर्षा का एक वचन में होता है, समाचार मिला, ठीक है, समाचार मिला, आग लग गई, वर्षा हो रही है, ठीक है, वर्षा, अब क्या, हवाएं चल रही, ये बहुवचन है आपका, ये एक वचन नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं पूछा है ना, यहाँ पे क्या पूछा आपसे? नहीं है, तो हवा नहीं है, हवाएं चलती, ये बहुवचन में आ जाएगा। हवा हो गया, प्राण हो गया, प्राण निकल रहे हैं, आंसू हो गया, आंसू, हस्ताक्षर, ये सब क्या है? ये सब बहुवचन है। कौन से हैं? बहुवचन। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो सीधे सीधे संज्ञा के आधार पर किया जाता है। राजेंद्र यादव की कहानी है, तो राजेंद्र यादव की जो कहानी है वो कौन सी है? ढोल है। राजेंद्र यादव की कहानी ढोल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र यादव की कहानी ढोल है। आइए देखते हैं, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? विश्लिष्ट कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज बहुत पानी गिरा, किस प्रकार का वाक्य? आज बहुत पानी गिरा, ये किस प्रकार का? सीधे साधारण वाक्य। कौन सा है? साधारण वाक्य, इसमें कुछ नहीं है। शुद्ध वाक्य, राम ने भर पेट मिठाई खाई, राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, मिठाई राम ने पेट भर के खाई, तो सीधे सीधे हो जाएगा राम ने भर पेट मिठाई खाई। इसमें आगे कुछ नहीं है, तो इसलिए क्लियर है, सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अगले इसमें चलते हैं। कहाँ तक हुआ? 45। अब 45 के आगे हम लोग पढ़ते हैं, 45 के बाद 46 आपका आ गया। इसमें एक प्रश्न कट रहा है, कोशिश कर रहे हैं आ जाए। चलिए ऐसे पढ़ लेते हैं। तो आपका 46वां प्रश्न है, ये रस्यागिनो धर्म शौर्य दिवात्मनः कथन है किसका है? ये रसस्यांगिनो धर्म शौर्य दिवात्मनः कथन किसका है? तो आइए देखते हैं ये प्रश्न कि किसका है? विश्वनाथ का है, मम्मट का है, जयदेव का है, जगन्नाथ का है, इसमें से किसका है? तो 46 का हो जाएगा आपका बी, मम्मट का है। किसका है? मम्मट का है। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम आगे। वर्चुअल स्पेस है, वर्चुअल स्पेस क्या है? आभासी दुनिया है, ये सीधे सीधे सबको पता होगा। वर्चुअल स्पेस क्या है? एक आभासी दुनिया है, ठीक है। दूध दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहनी पड़े, एक धार जहाँ प्यारी ठाड़ी, पंक्तियों में रस है, कौन सा है? ये सीधे सीधे संयोग रस है। कौन सा है? ये सीधे सीधे कौन सा रस हो जाएगा आपका? कौन सा? संयोग हो जाएगा। संयोग की जैसे कोई अचानक मिल गया कि मैं तो दूध दूह रहा था, एक तो दोहनी में गिर रही थी, यानी जो पात्र लिया था, लेकिन एक तो अचानक जाकर कहाँ, जहाँ मेरी प्यारी ठाड़ी थी वहाँ गिरा, यानी अचानक प्यारी का आगमन हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखिमातु, चकित भई गदगद वचन, विकसत दृग पुलकातु, पंक्ति में रस है, कौन सा रस है? तो सीधे सीधे ये कौन सा अद्भुत रस है? देखकर चौंक गई माता जी कि ये क्या है? हरि के मुख में तो तीनों लोग दिख रहा है, और ये देखकर वो क्या होती है? अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखिमातु, जब माता ने क्या किया? कृष्ण के मुँह में देखा तो उनके मुख में चर अचर सभी जीव, चलने वाली सजीव निर्जीव सभी वस्तुएं, पूरा जगत ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। भाई गदगद वचन, आप गदगद हो गई, मीन्स वो व्याकुल हो गई, वचन उनके मुँह से नहीं निकल रहे हैं। और विकसित दृग पुलकात, और आंखें बड़ी की बड़ी रह गई, यानी कि भयभीत हो गई, अद्भुत, उनको आश्चर्य लगने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे। तो इसलिए क्या है? अद्भुत रस है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है, अक्षर या स्वर यंत्री का दूसरा नाम क्या है? अक्षर या स्वर यंत्री का दूसरा नाम क्या है? तो अक्षर या स्वर यंत्री का दूसरा नाम तुक होता है। क्या होता है? तुक होता है। शार्दुल विक्रीडित में वर्णों की संख्या कितनी होती है? शार्दुल विक्रीडित में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें सीधे सीधे 19 हो जाएगी, ठीक है। चंपू के दो भेद है, चंपू के कौन कौन से? विरुद्ध और चंपू के जो दो रूप हैं, विरुद्ध और करम्भक हो जाएंगे। कौन से? डी आपका सही हो जाएगा, विरुद्ध और करम्भक। काशिका है, काशिका क्या है? आइए देखते हैं हम लोग। काशिका आपका क्या हो सकता है? तो काशिका पाणिनिकृत अष्टाध्याय की टीका है। इसमें कहाँ पे है? पाणिनिकृत अष्टाध्याय की टीका को हम, पाणिनि जो लिखे हैं उसकी अष्टाध्यायी जो पाणिनिकृत यह रचना है, उसकी टीका को हम क्या कहते हैं? काशिका बोलते हैं। उसकी टीका को हम काशिका बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका बेड़ी संहार नाटक का अंगिरस है, तो बेड़ी संहार जो नाटक है उसका अंगिरस वीर होगा, क्योंकि वो वीरता पर युद्ध पर है ही। समाज की अधिकता ओज कहलाती है, कथन किसका है? समाज की अधिकता समाज की अधिकता ओज कहलाती है, किसका है? वामन का है। आइए आगे बढ़ते हैं। करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की? किस ग्रंथ? करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई? तो किस ग्रंथ द्वारा की गई है? आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कट गया, शॉर्ट हो गया है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं बताने की। उत्तर आपका है, उत्तर रामचरित को करुण
के लिए ही जाना जाता है, करुण रस के लिए। तो रामचरित क्या कहा गया, उत्तर रामचरित करुण से परिपूर्ण है, करुण रस से। आइए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपका है स्वप्नवासो दत्ता की नायिका है, तो स्वप्नवासो दत्ता है, स्वप्नवासो दत्त है। स्वप्नवासो दत्ता की जो नायिका पूछा गया है वो कौन सी हो जाएंगी आपकी, स्वप्नवासो दत्ता, पहला ही नहीं होगा, ये हो जाएगा स्वप्नवासो दत्ता, ये होगा स्वप्नवासो दत्ता, ठीक है। स्वप्नवासो दत्त वो है, ये वासो दत्ता, वासो दत्ता हो जाएगा। यथा विधि में समास है, अव्ययी भाव समास है। रामचंद्रिका में कितने सर्ग हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। रामचंद्रिका में कितने सर्ग हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं कि रामचंद्रिका में कितने सर्ग हैं। तो देखिए 17, 19, 57 या 39, तो 39 सर्ग है। कितने हैं, सही हो जाएगा 39 सर्ग। वह श्रेष्ठ उपासक है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेषण है, वह श्रेष्ठ उपासक है, तो कौन सा विशेषण हो जाएगा, वह हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा या उपासक हो जाएगा। तो कौन सा श्रेष्ठ है बताइए आप, तो उपासक आपका श्रेष्ठ हो जाएगा, श्रेष्ठ उपासक। और सुंदर घर कमजोर आदमी दिखाई नहीं पड़ता विशेषण है। इसमें कितने विशेषण हैं, सुंदर घर कमजोर आदमी दिखाई नहीं पड़ते में विशेषण है, यानी कितने विशेष हैं और कितने विशेषण है, तो 2 विशेषण और 2 विशेष है। देखिए आपका है ना सुंदर, देखिए सुंदर क्या हो गया, विशेषण, और विशेष क्या हो गया, कमजोर आदमी। सुंदर घर विशेषण हो गया, कमजोर आदमी, फिर यहाँ देखिए सुंदर जो है वो घर की विशेषता बता रहा है, तो सुंदर का हो गया विशेषण और विशेष का हो गया घर। कमजोर क्या हो गया, विशेषण और आदमी, तो 2 इस प्रकार 2 विशेष 2 विशेषण, 2 विशेषण और 2 विशेष, यही सही हो जाएगा। फिर विशेषण नहीं है, विशेषण इसमें से कौन सा नहीं है, देखिए अब आप कह रहे कुटिल से कुटिलता लग गया तो विशेषण बन गया, जटिल से जटिलता विशेषण बना, कुरूप से कुरूपता विशेषण हो गया, कौटिल्य शब्द है, ठीक है, कौटिल्य शब्द है, इसलिए क्या है, या विशेषण नहीं है। ना विभक्ति का प्रयोग होता है, किस में होता है, तो देखिए ना विभक्ति का जो प्रयोग होता है वो सभी में होता है, ना विभक्ति का जो प्रयोग है, ना विभक्ति का प्रयोग बिहारी हिंदी में होता है, किस में होता है, बिहारी हिंदी में होता है। यदि कर्ता ने और कर्म को विभक्त चिन्ह तो क्रिया कैसी होगी, प्रश्न पहले समझिए, हम कट गया है। यदि कर्ता ने और कर्म को विभक्त चिन्ह है तो क्रिया होगी, क्रिया कैसी होगी, यानी कर्ता ने कर्म को दोनों चिन्ह हो तो हमारी क्रिया कौन सी हो जाएगी बताइए, तो क्रिया हो जाएगी पुल्लिंग। कर्ता ने कर्म को, जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है, राम ने रावण को मारा, तो दोनों आ गया ना, तो इसमें पुल्लिंग हो जाएगा। सकर्मक क्रिया है, सकर्मक चलना, गिरना, घूमना, चलाना, इसमें सकर्मक क्रिया कौन सी हो सकती है, तो देखो चलना अकर्मक है, गिरना अकर्मक है, घूमना अकर्मक है, लेकिन चलाना क्या, गाड़ी कितनी किलोमीटर चलाई, ठीक है, साइकिल कितने किलोमीटर, तो सकर्मक है। और अकर्मक क्रिया है, रीता विद्यालय जाती है, मोहन पाठशाला जाता है, श्याम पढ़ता है, राम विद्यालय गया, राम पढ़ता है, मोहन पाठशाला जाता है, इसमें पाठशाला आ गया है, विद्यालय आ गया, विद्यालय आ गया, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा अकर्मक क्रिया, श्याम पढ़ता है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। बरवे नायिका भेद किस कब की रचना है, बरवे नायिका भेद किसकी रचना है, तो बरवे नायिका भेद रहीम जी की रचना है। गोदान उपन्यास का रचना काल है 1936 से, सबसे इनका अंतिम, गोदान कौन सा उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। चलिए हम लोग 90 पे पहुँचते, नहीं 69 पे पहुँचते हैं, ठीक है। तो 69 कहाँ गया, हम ढूंढ रहे हैं, हाँ 69 आ गया, आपका पेज आ गया। आइए हम लोग पढ़ते हैं अब आइए। कैलाश वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसके लिए, किस रचना के लिए कैलाश वाजपेयी को सम्मानित किया गया, तो हवा के हस्ताक्षर के लिए, किसके लिए, हवा के हस्ताक्षर के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रपदवाद वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रपदवाद एक अन्य नाम, इसका प्रपदवाद का नाम है नकेनवाद, नलिन लोचन शर्मा नकेनवाद। चलिए आइए, नकेनवाद को प्रपदवाद भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, आपका अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, कौन से नहीं हैं, तो देखिए शिवदान सिंह चौहान मार्क्सवादी आलोचक है, नामवर सिंह है, और रामविलास शर्मा है, रामस्वरूप चतुर्वेदी नहीं है, ठीक है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है। ये कथन किसका है, कथन है किसका है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये जयशंकर प्रसाद का, किसका, जयशंकर प्रसाद। पंडित शांत प्रिय द्विवेदी की कृति ज्योति विहंगम किस कवि की, ज्योति विहंगम क्या है, ज्योति विहंगम
किस कवि की काव्य आलोचना से संबंधित है? तो जो पंडित किसका, शांत प्रिय द्विवेदी जी का। ज्योति विहंगम किस कवि की काव्य आलोचना से संबंधित है पूछा गया है? तो ये सीधे सीधे सुमित्रा नंदन पंत के। लोहे के पंख उपन्यास के लेखक है, लोहे के पंख उपन्यास के लेखक हिमांशु श्रीवास्तव। कौन है? हिमांशु श्रीवास्तव। लोहे के पंख उपन्यास के लेखक हिमांशु श्रीवास्तव हैं। आगे बढ़ते हैं हम। कौन सी कृति मेहरुन निशा परवेज की है? मेहरुन निशा परवेज की वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कौन सी कृति मेहरुन निशा परवेज की है। तो आइए हम देखते हैं कौन सी है मेहरुन निशा परवेज की। तो यह है फाल्गुनी। कौन सी है? सीधे फाल्गुनी मेहरुन निशा परवेज की। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन हैं? तो देखिए कौन है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह है, डॉक्टर नागेंद्र है, नंदलाल वाजपेयी हैं। इनमें से कौन से हैं? तो इसमें से रामविलास शर्मा जी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर ए है। देखिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो। तो मैं मार्क्स को भी आलोचनात्मक नज़रिए से देखता हूँ। मैं यह नहीं मानता कि मार्क्स कोई गलती नहीं कर सकता। वेरी इंपॉर्टेंट ये कथन है। तो अब देखिए किसके अनुसार है? नेमीचंद जैन, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध। किसका है ये? तो ये सीधे सीधे रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने कहा कि मार्क्सवाद कहता है कि हर चीज़ को डाउट करो, हर चीज़ पर डाउट करो, संदेह करो, तभी तो आंसर सही मिलेगा। लेकिन मार्क्सवाद को भी आलोचनात्मक नज़रिए से देखा जा सकता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि वह कोई गलती नहीं कर सकता है। तो आइए देखते हैं अगला क्या है। बेगाने घर में उपन्यास की लेखिका है। बेगाने घर में उपन्यास की लेखिका है। तो सीधे सीधे बेगाने घर उपन्यास किसका है? मंजुल भगत का है। वेरी इंपॉर्टेंट है बेगाने घर, मंजुल भगत। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेगाने घर के बाद आगे चलते हैं हम लोग। चलिए एक प्रश्न कट गया, उसको हम लोग छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा की किस रचना में स्त्री विमर्श है? तो सीधे सीधे श्रृंखला की कड़ियाँ। नव भारत टाइम्स के संपादक कौन है? नव भारत टाइम्स के संपादक सत्यदेव विद्या अलंकार हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के समय थे। इन्हें उनका समय क्या था? तो हमने पहले भी बताया। तो 1903 से 1920 तक रहे, 20 पूरा करके साल गए 1921 में। ठीक है, 1920 से 1921 तक। सिंदूर की होली नाट्यकृत के लेखक है लक्ष्मी नारायण मिश्र। कौन से? सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। अगला है आपका अजय की डायरी किस विधा की रचना है? तो सीधे सीधे आप डायरी देख रहे हैं तो डायरी पे मत लगाइएगा, क्योंकि ये न तो डायरी है, न संस्मरण है, न यात्रा वृत्तांत है, ये उपन्यास है। अजय की डायरी किस विधा की रचना? अजय की डायरी एक उपन्यास है। आइए देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ विरह काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है? अब देखिए विरह है किस में है? सीधे सीधे बीसल देव रासों में है। किस? बीसल देव। ठीक है, बीसल देव रासो। ये किसकी रचना है? ये भी जानते रहे। नरपति नाल की रचना है बीसल देव रासो। और ये क्या है? विरह काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये विरह काव्य है इसमें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक की है ये रचना किसकी है? सीधे सीधे तो ये नलिन विलोचन शर्मा की है। ईसूरी किस लोक विधा के लिए विख्यात है? तो ये फाग के लिए। ईसूरी किसके लिए? फाग के लिए विख्यात है। भरत मुनि के रससूत्र के अनुमतिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? देखिए सीधे सीधा पूछा गया। रससूत्र के अनुमतिवाद पर आधारित किसकी रचना है? सीधे यही पूछा गया है। तो किसकी रचना है? शंकुक की है। किसकी है? न तो भट्ट लोलट की है, न भट्ट नायक की है, न अभिनव गुप्त की है। किसकी है? शंकुक के। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रसार रामानुजाचार्य ने किया था? रामानुजाचार्य ने किसका किया? विशिष्टाद्वैतवाद का। किसका? विशिष्टाद्वैतवाद का। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितने प्रश्न हो गए आपके? 89 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 90 से करते हैं। तो 90 से आगे आपका हो गया ये। बढ़ते हैं इस पर। नहीं, ये नहीं है, सॉरी, ये है आगे आपका 90 से आगे। ठीक है, 90 तक। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? ध्वनि काव्य किसको? सूरदास के भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य माना। सूरदास कृत भ्रमर गीत को क्या माना इन्होंने? ध्वनि काव्य माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आइए आगे देखते हैं। भिखारी दास की रचना का नाम है सीधे काव्य निर्णय। 19वीं सदी की साहित्य सृजना का मूल हेतु है। 19वीं सदी में जो साहित्य लिखे गए, सृजना में सृजन किया गया, जो लिखा गया, उसका मूल स्रोत क्या था उस समय? तो उसका मूल जो स्रोत था वो था क्या था? पराधीन का बोध। कौन सा था? पराधीनता का बोध था। आचार्य केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा? आचार्य केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा? तो देखिए किसने कहा था? सीधे सीधे देखते हैं। ना तो पद्म सिंह शर्मा ने कहा, ना नंदलाल वाजपेयी ने कहा, ना विश्वनाथ ने कहा। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य माना है? ठीक है, किसने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य माना? तो किसने माना था? रंगमंच को अनिवार्य माना था। कौन कौन से थे उस समय जिसने रंगमंच को अनिवार्य माना? तो देखिए किसने माना था, कौन कौन से हैं इसमें, पहले देखिए आप।
नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, इन तीनों ने नहीं माना। तो माना किसने? अजय शंकर प्रसाद। सही हो जाएगा। इन्होंने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना था, यानी सबने माना था, लेकिन जयशंकर प्रसाद ने कहा कि नाटकों के लिए कोई रंगमंच होना अनिवार्य नहीं हो, कहीं भी किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन की है। निशा निमंत्रण किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की है। आगे देखते हैं, बिहारी किस राज्य के दरबारी कवि थे? बिहारी जी किस राज्य के दरबारी कवि थे? तो सीधे सीधे कहा गया ना, जयपुर नरेश जयसिंह। इन्होंने जयसिंह का वर्णन भी किया है। समानांतर कहानी कमलेश्वर की है। किसकी है? समानांतर कहानी किसकी है? कमलेश्वर की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन तीन कवियों का देखिए कहा गया ना, किन तीन कवियों का समीक्षाएँ प्रस्तुत की है? तो देखिए, इन्होंने कबीर को नहीं माना है, तो कबीर को तो हटा दीजिए, जिसमें वो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये तीनों आसान हो गया, आपको सीधे मानिए, सूर, तुलसी और जासी। आइए आगे बढ़ते हैं। सूर, तुलसी, जासी को आपने माना। अब आगे, भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने क्या किया? जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त उपयोग किया। किसने किया था? तो मुक्त उपयोग की बात कर रहा है, तो सीधे सीधे कौन करेगा? जायसी जी करे। सॉरी, कबीर दास जी ने किया था। किसने किया था? कबीर दास जी ने किया था। सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर और बनमाल। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? तो प्रस्तुत पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? बिहारी की हैं, केशव की हैं, कुंभन दास की हैं, तुलसीदास की। तो सीधे सीधे उत्तर सी हो जाएगा, तुलसीदास की है। लाक्षणिक पदावली किस युग में मिलती है? तो लाक्षणिक जो पदावली है वो छायावाद में मिलती है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। और निम्न में से कौन सी रचना हिंदी मैथिली में है? कौन सी रचना किस में है? पदावली। हिंदी मैथिली में है, पदावली है। कौन सी रचना है? पदावली। पदावली किसकी रचना है? विद्यापति की। किसकी? विद्यापति एक किस काल के कवि थे? आदि कवि थे, आदिकालीन कवि थे। ठीक है, आदिकाल और भक्तिकाल ये दोनों में आते हैं, लेकिन आदिकाल के हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। किसने कहा? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा। माया दर्पण कृति है। माया दर्पण कृति किसकी है? तो माया दर्पण कृति है श्रीकांत वर्मा की है। किसकी है? श्रीकांत वर्मा की है। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं? तो अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं? तो अपभ्रंश में कुल 8 स्वर ही मिले थे। ठीक है, 11-12 नहीं थे, न 8 थे, न तो 12 थे, न 9 थे, न 10 थे, बल्कि 8 थे। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई पड़ती है? स्वच्छंदतावाद। तो सीधे सीधे छायावाद कह सकते हैं आप। स्वच्छंदतावाद, सीधे सीधे छायावाद। रस आखेटक के रचनाकार है। सीधे आगे बढ़ते हैं। रस आखेटक के रचनाकार हैं। कौन है रस आखेटक के रचनाकार? कुबेर नाथ राय हैं। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कड़वक है। कौन सा है? कड़वक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न और रह गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। चलिए, तो ऊधो शतक किसकी कृति है? ऊधो शतक जगन्नाथदास रत्नाकर, जो कि बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। किस काव्य शास्त्री ने अपने ग्रंथों में दार्शनिक विषयों का प्रचुर समन्वय किया? किस कवि ने किया था दार्शनिक समन्वय? ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दार्शनिक भामह ने किया था, अभिनव गुप्त ने किया, उद्भट ने किया, भरत ने किया था। तो किसने किया था? अभिनव गुप्त ने किया था। किसने किया? सही उत्तर आपका हो जाएगा अभिनव गुप्त। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन आचार्य ध्वनि विरोधी आचार्य नहीं है? ध्वनि विरोधी आचार्य नहीं है, मतलब ध्वनि को मानने वाले हैं। तो निम्न कौन है? देखिए, महिम भट्ट हैं, या फिर अभिनव गुप्त, विश्वनाथ या भोजराज है। तो सही क्या आपका हो जाएगा? मम्मट, अभिनव गुप्त। ठीक है, और विश्वनाथ या भोजराज, तो इसमें हो जाएगा अभिनव गुप्त। ठीक है, बीच में उत्तर हमने छोड़ दिया, रस निष्पत्ति आ गए थे। प्रश्न दूसरा हम देख के रहे आपका, ये पूछ रहा था यहाँ पे, निम्न में से कौन आचार्य ध्वनि विरोधी आचार्य नहीं है? महिम भट्ट, कुंतक, भट्टनायक या मम्मट। तो इसमें से कौन हो जाएगा आपका? मम्मट हो जाएगा। ठीक है, विरोधी आचार नहीं है, मम्मट हो जाएगा। और रस मंजरी ग्रंथ के प्रणेता माने जाते हैं। रस मंजरी ग्रंथ के प्रणेता सीधे सीधे भानुदत्त मिश्र को माना गया। रस निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किस आचार्य का कथन है? तो किस आचार्य का कथन है? ये अभिनव गुप्त का है। सीधे पढ़ लीजिए। आइए 2-3 बचा है, इसको भी हम सॉल्व कराते हैं। बच्चों आप पढ़ते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इस तरह अपने आप को जाँच भी सकते हैं कि हमारा कितना सही है, हम कितना कर सकते हैं। गोरखनाथ को प्रथम गद्य लेखक किसने माना? गोरखनाथ को प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने माना। वेरी इंपॉर्टेंट, गोरखनाथ को प्रथम गद्य लेखक किसने माना? मिश्र बंधुओं। पृथ्वीराज दासों को महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा? पृथ्वीराज दासों को महाकाव्यात्मक त्रासदी देखो किसने कहा? बच्चन सिंह ने कहा। किसने कहा? बच्चन सिंह ने कहा। कबीर परिचय के लेखक कौन है? कबीर परिचय के अनंतानंद। कबीर परिचय के लेखक कौन है? अनंतानंद है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कुछ प्रश्न और रह गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। चलो, ऊपर वाला नहीं आ रहा है, 2 प्रश्न इसमें कटे हुए मिल लेते। योग चिंतामणि के रचनाकार हैं, योग चिंतामणि के रचनाकार रामानंद है। कौन है? रामानंद। प्रीति प्रवास रचना है, प्रीति प्रवास किसकी रचना है? तो प्रीति प्रवास घनानंद की रचना है। किसकी? घनानंद की। छद्म योगिनी नाटक है, छद्म योगिनी वियोगी हरिका, वियोगी हरिका। पनघट कहानी संग्रह है, पनघट कहानी संग्रह सुदर्शन की है। तुलसीदास को कितने मुगल काल का महान काव्य महान व्यक्ति कहा गया? किसको कहा गया? तुलसीदास को किसने मुगल काल का महान व्यक्ति कहा? ठीक है, तो किसने कहा था? देखिए दिया गया गियर्शन, गाछा दत्तासी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या स्मिथ। तो सही उत्तर जाएगा स्मिथ ने कहा। बिना दरवाजे का मकान उपन्यास है, बिना दरवाजे का मकान उपन्यास रामधरस मिश्र का है। किसका है? बिना दरवाजे का उपन्यास रामधरस मिश्र का है, सही हो जाएगा। पठार पर कोहरा उपन्यास है, पठार पर कोहरा मन्नू भंडारी का है, कृष्णा सोबती का है, कमलेश्वर का है या राकेश कुमार सिंह का है। तो सही उत्तर हो जाएगा पठार पर कोहरा राकेश कुमार सिंह का। तो बच्चों, आज यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। ये रहा 125 क्वेश्चन आपका सॉल्व किए आज, इसमें से 2 कट गए थे। इसी तरह मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने पुनः उपस्थित होंगी। धन्यवाद।